चलिए देखिए भैया, जो आपके यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो बॉटनी का टॉपिक है, फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी में आप लोगों को जो कवर किया, जिसको आप लोग माइकोलॉजी कहा करते हो, उसे आज आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, जो फंजाई हुआ करता है उसका जनरल कैरेक्टर। फंजाई का सबसे पहली चीज़ हमें क्या आज जानना है, जनरल कैरेक्टर, या कुछ फंजाई से रिलेटिव क्या हुआ करती हैं, जो उनकी कुछ डिस्कवरियां हैं उसके बारे में, या कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका योगदान है, उसी के बारे में हमको जानना है पूरा डिटेल। इसके बाद जब हम जनरल कैरेक्टर पढ़ लेंगे तो फिर फंजाई का क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन हुआ करता है। छोटा सा एक यहाँ पे उसका भी क्या किया गया है, ब्रीफ नॉलेज दिया गया है। इसके बाद फिर जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो फिर थैलस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और फिर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई का जो है क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। वैसे तो जनरली आपकी 4 ही क्लास है, जिसमें आपकी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और आपकी बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये जो 4 क्लास हैं इसी के बारे में ज़्यादा करके आपको अध्ययन करना होता है। लेकिन बाद में जो एलेक्ट्रोप्लोसस है, पहला तो मार्टिन वाला दिया गया है क्लासिफिकेशन, और एक आपके जिलोप्लोस वाला वैज्ञानिक का है, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन 4 क्लास मुख्य रूप से आपको क्या करना है, पढ़ना है। और फिर उसके बाद जितने भी आपके जो भी सिलेबस में जेनरा होंगे उसके बारे में, जैसे सैक्रोमाइसीज है आपके यहाँ, पक्सीनिया है, ये जितने भी जेनरा 7-8 दिए गए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो एक फंजाई वाला एक तरीके से जान लीजिए, एक पूरी यूनिट है, और बुक आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसके लिए बुक जो होती है वो सिंह पांडे जैन की, लोअर बॉटनी करके कह दीजिएगा, तो उसमें आपको पूरा वायरस मिल जाएगा, बैक्टीरिया मिल जाएगा, फंजाई मिल जाएगा, एल्गी मिल जाएगा, ब्रायोफाइटा है, और फिर आपका टेरिडोफाइटा है, फिर जिम्नोस्पर्मी है, और फिर एंजियोस्पर्मी है। लास्ट में कुछ आपको थोड़ा सा उसमें पेलियो बॉटनी भी आपको देखने को मिलती है सिंह पांडे जैन की, वो बुक बहुत एडवांस है, उसका आगे उपयोग भी होता है। तो आइए थोड़ा सा ये आप चीज़ जान गए, तो अब इसमें हम बताते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आज हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फंजाई शब्द है, वर्ड ध्यान दीजिएगा, जहां मेरा फिंगर रहता है उसी स्थान पर रखिए, और ये चीजें जो आपको लिखी गई हैं ताकि आपका समय का भी बचत हो जाए, और दूसरी चीज कोई भी चीज आपको छूटे ना, और उसकी बात ताकि आपको एकदम पूरा कहने मतलब सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज है। इसीलिए यहाँ पे टाइम को सेव करते हुए, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है। फंजाई जो हुआ करता है, फंजाई वर्ड जो हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है फंगस शब्द से। किस शब्द से हुई है, फंगस, और फंगस का मतलब क्या हुआ करता है, मशरूम। क्या हुआ करता है, मशरूम, जिसको आम भाषा में आप लोग इंग्लिश हिंदी में बोला किया करते हो क्या, कवक कहा किया करते हो, और या इसी को हम लोग फफूंदी के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। तो इस चीज को समझिए, फंजाई जो है ये फंगस शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, जिसका मतलब होता है मशरूम, और यह क्या हुआ करता है, आप लोग कवक कहिए, या आम भाषा में इसी को कहा जाता है फफूंदी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे ध्यान दीजिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी टू द फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, फंजाई का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहा करते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी अगर शब्द की बात करोगे तो माइको में जो शब्द है माइको, माइको मतलब होता है मस्कस, और मस्कस मतलब भी होता है मशरूम, और लॉजी मतलब लॉगस, लॉगस मतलब होता है स्टडी या तो अध्ययन। तो एक तरीके से मशरूम का जो अध्ययन है या फंजाई का जो अध्ययन है वो जिसके अंतर्गत किया जाता है उसी को आप लोग क्या कहते हो, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं उसको, माइकोलॉजी। आगे आइए ध्यान दीजिए, और जो इसके जानकार होते हैं, जो साइंटिस्ट हुआ करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कह दिया करते हैं, माइकोलॉजिस्ट। जैसे आपको मैंने कल बताया था आपको, तो ऐसे इसमें ध्यान दीजिए। फिर आगे ध्यान दो, नेम ऑफ फंजाई वाज गिवन बाय, ये शब्द याद रखिए। जैसे टर्म जो आपका एल्गी है किसने दिया था, आप सब लोग बता सकते हो, टर्म एल्गी किसने दिया था, बताइए। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो टर्म जो एल्गी है उसको दिया था किसने, लिनियस ने दिया था। ऐसे आपका ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट जो टर्म है उसको किसने दिया, रॉबर्ट ब्रून ने दिया था। तो ऐसे सभी फाइलम जितने भी हैं आप पढ़ोगे, सभी का टर्म एक एक साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। तो नेम ऑफ फंजाई इज गिवन बाय कैस्पर बाउइन, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आपका टर्म कौन सा है, फंजाई, उन्होंने दिया था।
इस चीज को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें जो चीजें हैं वही आपको हम समझाएंगे। इस चीज को जब तक कनेक्ट करके नहीं आप पढ़ोगे तब तक पूरी चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपसे पूछा जाएगा कवक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपको क्या जवाब देना है, कैस्पर बाहिन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले फंजाई शब्द के बारे में बताया था। और अगली चीज ध्यान दीजिए, फादर ऑफ माइकोलॉजी, मतलब कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। और ये पूरे इंडियन नहीं, इंटरनेशनल लेवल की बात हम कर रहे हैं अभी। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है, पी एंटोनियो मिस्चेली। किसको कहा जाता है, पी एंटोनियो मिस्चेली। आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कवक विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं या जनक किसे कहते हैं, तो आप जवाब दोगे क्या, पी एंटोनियो मिस्चेली को क्या कहा जाता है, इन्हें आपको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी हुई है नोवा ऑफ प्लांटेरनम। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जेनेरा ऑफ प्लांटेरनम, ये सब लिनियस की बुक है, और हचिंसन ने भी, दोनों बुक को वही नाम है उनका भी। तो जो नोवा ऑफ प्लांटेरनम है ये बुक किसकी है, आपकी मिस्चेली की। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोवा ऑफ प्लांटेरनम क्या है, एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। जो पीसीएस 1 सब्जेक्ट वाला होता है और उसमें पूछा गया था कि नोवा ऑफ प्लांटेरनम किसकी बुक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो मिस्चेली की एक बुक है, उसका नाम क्या है, नोवा ऑफ प्लांटेरनम, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। अगले टर्म पे चलिए ध्यान दीजिए, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, मतलब आधुनिक कवक विज्ञान का जनक। और यह कह सकते हो प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब होता है कवक, या कह सकते हो कि पादप रोगाणु विज्ञान, इसको हिंदी में कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम रोगों के अध्ययन करते हैं। तो इसका जनक कहा जाता है एंटोनियो डी बेरी को। किसको कहा जाता है, डी बेरी को। अगर कहा जाए फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक कवक विज्ञान का जनक, तो एंटोनियो डी बेरी को कहा जाता है। और ऐसे ही आप आइए फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन की बात जब करेगा, और जब इंडियन की बात करेगा और या फिर माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का जनक, तो वो किसे कहा जाता है, ईजे बटलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ईजे बटलर को। ये भारतीय वैज्ञानिक है, जान लीजिएगा। और ये सब आपके फॉरेन साइंटिस्ट हैं। अगर आपसे भारतीय साइंटिस्ट कहेगा भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आप जवाब दोगे क्या कहोगे, ईजे बटलर को कहते हैं। और ईजे बटलर ने भी एक बुक लिखी हुई है प्लांट एंड प्लांट पैथोलॉजी, उस बुक के बारे में भी उन्होंने बताया था, इसीलिए इनको भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं, जो डिस्कवरी थी थोड़ा सा। अब आइए फिर कह रहा है रस्ट डिजीज ऑफ पक्सीनिया। ये एक क्वेश्चन 2021 वाली जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी, जो 31 जुलाई को पेपर हुआ था, उसमें इनका नाम आया था। अब आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने बता दिया रस्ट डिजीज ऑफ पक्सीनिया, ये आगरा जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी थी, उसी में ये प्रोफेसर है। और इन्होंने एक बार क्या किया था, एक पतंग उड़ाया था। तो वो पतंग क्या हुई थी, जा करके थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र में गई और वहाँ पर उस पर क्या हुआ था, कुछ रस्ट लग करके आए थे। और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया था, पूरी पक्सीनिया की लाइफ साइकिल बताया था, जिसमें एसिडियो, बेसिडियो स्पोर, पिक्नो स्पोर, ये सब जो स्पोर्स पूरा होता है। जब पक्सीनिया की लाइफ साइकिल पढ़ोगे, ग्रेमिनी फैमिली पे होती है और बारबेरी प्लांट पे, तो उसका पूरा इन्होंने अध्ययन किया था। तो उसमें आया था कि जो गेहूं का ये रस्ट डिजीज होती है, उसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो केसी मेहता साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। इसके अलावा भी कई साइंटिस्ट हैं, मुंडकर हैं, एक वैज्ञानिक है ब्लैक सेली। ब्लैक सेली ने क्या किया था, हेट्रोथैलिज्म की खोज किया था, उनका भी नाम है, जान लीजिएगा। आपके पेंसिलिनियम नोटेटम का अध्ययन किया था किस वैज्ञानिक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कई साइंटिस्ट हैं जो आपके जान लीजिएगा पूरा मतलब माइकोलॉजी के अंतर्गत उनका अध्ययन है। तो यहां से हमने क्या क्या पढ़ लिया, माइकोलॉजिस्ट हो गए, मतलब ये क्या हो गया, माइकोलॉजी शब्द किसने दिया, कैस्पर बाहिन ने। और फिर फादर ऑफ माइकोलॉजी मिस्चेली हो गए, इनकी बुक का नाम नोवा प्लांटेरनम हो गया। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी डी बेरी को कहा जाता है। जब इंडियन की बात आ जाए तो ईजे बटलर को कहा जाता है। और रस्ट डिजीज का जो अध्ययन किया था वो केसी मेहता ने किया था, ये चीज ध्यान दीजिए। और हेट्रोथैलिज्म के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो उनका नाम क्या था, ब्लैक सेली। किसका नाम था वो, ब्लैक सेली। इतनी चीजें समझने के बाद अब आइए ध्यान दीजिए, ये जो फंजाई है ब्रॉड जान लीजिए, ये किंग आपका माना जा सकता है। इसमें जान लीजिए आपका 4300 जनरा है, मतलब 4300 जान लीजिए आपको जनरा देखने को मिलते हैं। एक दो जनरा की बात नहीं कर रहे हैं। और 1 लाख स्पीसीज है। अब आप सोच लीजिएगा, इतनी ज्यादा ये ब्रॉड मात्रा में क्या होते हैं, फंजाई पाए जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ करता है,
अब हम थोड़ा सा फंजाई का क्या बताते हैं, जनरल करेक्टर। क्या बताएंगे, जनरल करेक्टर। इतनी चीजें तो ऐतिहासिक चीजें थी, अब जनरल करेक्टर की बात जब करोगे तो फंजाई में सबसे पहला जनरल करेक्टर क्या हुआ करता है, थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स का मतलब क्या हुआ करता है, अगर आपने ओस्टवाल्ड हिप्पो का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें थैलोफाइटा और क्या था, एम्ब्रियोफाइटा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, दीज आर प्लांट्स which are plant body cannot dissociate root, stem and leaf। ऐसे पौधे जिसमें क्या हुआ करता है, जड़, तना और पत्ती जैसी संरचनाओं का क्या होता है, अभाव होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, थैलोफाइटा। आप लोग अच्छी तरीके से मशरूम देखे होंगे, मशरूम में कहाँ रूट आपको देखने को मिलती है, और आपने फफूंदी देखी होगी, राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, पेजाइजा, इन सब में कहाँ आपको रूट और स्टेम ये सब नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये थैलोफाइट्स होते हैं। दूसरी बड़ी चीज क्या हुआ करती है, ये एक्लोरोफिलस होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, हरित लवक क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। फंजाई और एल्गी में यही डिफरेंस है। फंजाई जो होते हैं वो क्लोरोफिल रहित होते हैं, और जो एल्गी होते हैं उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, और एक क्लोरोफिलस का मतलब क्या होता है कि इनमें फोटोसिंथेसिस अब्सेंट होगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं पाई जाएगी तो इनमें जो न्यूट्रिशन का मेथड होगा वो डिफरेंट टाइप का हो जाता है। ये भोजन को अलग अलग विधियों से प्राप्त किया करते हैं, और वो भोजन की इनमें न्यूट्रिशन मेथड कई तरीके से होता है, और इसीलिए इसमें जो न्यूट्रिशन कई तरीके से होता है, इसलिए इसको इनको किसके नाम जानते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। ये क्वेश्चन आया था 2013 की टीजीटी परीक्षा में कि कवक होते हैं तो कवक कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो जो शब्द जहां कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब होता है विषम। जो जीवधारी कोई एक चीज से ना करके अलग अलग जीवधारियों से भोजन प्राप्त करता है उसी को हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब कि इनमें भोजन ग्रहण करने की कई विधियां हैं। जैसे पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। अब आप गेहूं वगैरह पे देखिए परजीवी तो ही है। अगला सैप्रोफाइट, आपके अचार पे, रोटी पे, मुरब्बा पे, इन सब पे उगाते हैं, ये सैप्रोफाइट होते हैं। फिर सिम्बायोटिक होते हैं, कुछ आपके सहजीवी के रूप में भी जीवन यापन किया करते हैं। जैसे फंजाई और आपका क्या होता है, एल्गी जब जुड़ जाते हैं तो लाइकेन बनता है। माइकोराइजा जो हुआ करता है, हायर प्लांट का और रूट का रिलेशनशिप जो हुआ करता है, या फंजाई का रिलेशनशिप, वो माइकोराइजा कहलाता है। तो इनमें जो भोजन प्राप्त करने की विधियां होती हैं वो कई होती हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिए, एक एक लाइन जान लीजिएगा, एक एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए है, ये व्याख्यान देने के लिए चीजें लिखी गई हुई हैं। और आपका लेवल ऐसा नहीं है कि अब आप केवल छोटी सी चीज को जानिए, हर टॉपिक को आपको एकदम विधिवत पढ़ना होता है। अब आगे ध्यान दीजिए, जब मैंने बता दिया कि इनमें प्लांट बॉडी, और अब आप यहां से इसको छोड़िए, हेट्रोट्रॉपिक के बाद मैंने बता दिया, इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये देखिए आपको मैंने बता दिया कि इनमें क्या हुआ करता है, ये मॉइस्चर लविंग होते हैं। कैसे होते हैं ये, मॉइस्चर लविंग। मॉइस्चर लविंग का मतलब समझते हो, जहां पर नमी होती है वहीं पे ज्यादा ये पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे अचार हुआ करता है, जब आप कहीं नम स्थान पर रख दीजिए उसमें लग जाएंगे, तो घर वाले कहते हैं इसको ले जाकर थोड़ा धूप में रख दीजिए। जैसे धूप में रखेंगे इनका तुरंत ही क्या हो जाता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। मॉइस्चर में जैसे बरसात का टाइम होता है तो आपके शरीर में पानी होता है, या बरसात के चाहे गर्मी के टाइम में भी, बारिश के टाइम में भी भीगा हुआ कपड़ा वगैरह पहन लीजिए तो आपके शरीर में क्या हो जाता है, दाद हो जाता है। और दाद जो बीमारी रिंगवर्म होती है वो भी एक प्रकार के फंजाई के कारण ही होती है। तो ये मॉइस्चर लविंग होते हैं, और जहां पे जान लीजिएगा आपके, और ऐसा नहीं कि मॉइस्चर में ही, कई स्थानों पे होते हैं। तो आप देखिए सबसे पहला लिखा गया है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब होता है मृतोपजीवी। क्या होता है, मृतोपजीवी। ऐसे फंजाई जो अपना जो फूड मटेरियल होता है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक। एक सेकेंड रुक जाइएगा, जहां पे मॉइस्चर लविंग लिखा गया है उसी के स्थान पे एक बहुत अच्छा नाम लिखा गया है, सैप्रोलैग्निया। क्या लिखा गया है, सैप्रोलैग्निया। सैप्रोलैग्निया एक ऐसा फंजाई होता है जो कैसा होता है, एक्वेटिक। कैसा होता है, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जली। और ये क्या होता है, पाया कहां जाता है, डेड फिश के ऊपर। जो जैसे तालाब होता है उसमें जो मरी हुई मछलियां होती हैं, जब वो आपकी जो कहने को जब मर जाती हैं तो उनके ऊपर उगाता है। ये भी एक क्वेश्चन है पेपर का, जान लीजिएगा। सैप्रोलैग्निया जो हुआ करता है ये एक्वेटिक फंजाई है, और ये पाया कहां जाता है, मरी हुई मछलियों के शरीर पर। जितने भी क्वेश्चन है सब कंपटीशन लेवल के, एक भी जान लीजिए आउट ऑफ रेंज से नहीं है, और बहुत दूसरी तरीके से इसकी नोट्स बनाई गई है कंप्लीट करके। फिर अगली चीज ध्यान दीजिए, सैप्रोफाइट जो होते हैं ये मृतोपजीवी कवक कौन कौन से हैं। सबसे पहले म्यूकर होता है। म्यूकर कहां पाया जाता है, हॉर्स डंक।
हॉर्स डंक मतलब घोड़े की जो लीद होती है उसके ऊपर म्यूकर पाया जाता है। अगला होता है फाइलो, ये आपका जो पिल्लोबोलस हुआ करता है, पिल्लोबोलस जो होता है ये भी डंक पे ही पाया जाता है, गोबर पे। और जो कवक क्या होते हैं गोबर के ऊपर उगते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा शब्द दिया गया है कैप्रोफिलस। क्या नाम दिया गया है? कैप्रोफिलस। अगर आपसे कोई कहे कैप्रोफिलस क्या होता है तो दीज आर फंजाई विच आर ग्रो इनटू डंक, उसी को हम लोग क्या कह दिया करते हैं? कैप्रोफिलस के नाम जानते हैं। तो दो चीजें क्लियर हो गई। अगला होता है राइजोपस। राइजोपस के किस किस नाम से जानते हैं इसको? राइजोपस का जो नाम है उसको भी मैं आपको एक नाम की पूरी लिस्ट दे दूंगा तो आप देखोगे कितने जीवधारियों के अलग अलग नाम हैं। राइजोपस का एक नाम होता है पिन मोल्ड। क्या होता है? पिन मोल्ड। अब ध्यान, मोल्ड मतलब वही म्यूकोस से रिलेटिव है या माइकोलॉजी से। ब्लैक मोल्ड, और अगली चीज क्या है? ब्रेड मोल्ड। अब इसको ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रोटी के ऊपर उगता है। और जो कभी देखिए आप रोटी को भिगो दीजिए और रख जा करके 72 घंटे तक अंधेरे में रख दीजिए तो पूरी रोटी के ऊपर ब्लैक कलर की क्या हो जाती है? आपको ये स्पॉट देखने को मिलते हैं। और जो ब्लैक कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं राइजोपस। आपको राइजोपस पढ़ना है, आपके यहाँ सिलेबस में है राइजोपस, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगली चीज, इसी को पिन मोल्ड, इसी को ब्लैक मोल्ड, इसी को और किसके नाम से? ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। अगला जो जीनस है आपका इसी के ही अंतर्गत वो है पेंसिलिनियम। पेंसिलिनियम नोटेटम आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो। इसमें कोनिडिया द्वारा क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोनिडिया क्या होता है भी सब आपको बताएंगे। इसको ब्लू मोल्ड के नाम से जानते हैं। और ये फ्रूट पे, किस पे? आपके फ्रूट्स जो होते हैं, फल वगैरह, जैसे आप लोग देखिए कभी आप मार्केट में जाइए तो केला वगैरह हुआ करता है, उस सब के ऊपर क्या होता है? ब्लैक कलर के आपके छोटे छोटे ऐसे स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो ये आपका पेंसिलिनियम होता है। तो ये सब कैसे होते हैं? ये सब सैप्रोफाइट, सड़ी गली वस्तुओं से जो भोजन प्राप्त करते हैं। मैं इसी वर्ड का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं जो यहां शब्द लिखा गया हेट्रोट्रॉपिक, ध्यान दो। और हेट्रोट्रॉपिक में भी कौन सा वर्ड अभी यूज हो रहा है? सैप्रोफाइट्स। अगला ध्यान दीजिए, इपीफाइटिक। इपी माने होता है ऊपर, फाइटिक माने प्लांट। दीज आर फंजाई विच आर ग्रो टू द अन अदर प्लांट्स, उसी को हम लोग इपीफाइटिक कहते हैं। और ये क्वेश्चन है आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया एक ऐसा फंजाई होता है जो आपका क्या हुआ करता है? बताइए, इपीफाइटिक होता है। और ये जो होता है ये रेड रॉट डिजीज ऑफ एप्पल, जो सेब हुआ करता है उसके ऊपर ये क्या करता है? रेड रॉट। रेड रॉट का मतलब लाल तरीके से उस पर स्पॉट बन जाते हैं। और ये एक तरीके से आपका इपीफाइट फंजाई होता है। अगला आप ध्यान दीजिए, यहां से जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको देखिएगा, बुक से लेकर पूरा नहीं, इसको पूरा एकदम डिटेल चीजें हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। कंपटीशन लेवल को बीट करने के लिए इससे अच्छा लेक्चर कहीं हो नहीं सकता है। अगली चीज कहा गया सिम्बायोटिक। सिम माने होता है टुगेदर, बायोटिक माने बायोस, बायोस माने होता है लाइफ। जब दो जीवधारी क्या होते हैं? एक साथ जीवन यापन करें और एक दूसरे के लाभ के लिए तत्पर रहते हैं तो ऐसी लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक का उदाहरण क्या होता है? लाइकेन। सबको मालूम है कि लाइकेन में दो चीजें होती हैं, एक आपका क्या हुआ करता है? फंजाई, और एक चीज क्या हुआ करता है? आपका एल्गी। इसमें जो फंजाई हुआ और एल्गी होता है इसको हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप कहते हैं। आपको लाइकेन भी बात, क्या लाइकेन कल्टीवेशन है, लाइकेन का स्ट्रक्चर है, लाइकेन में रिप्रोडक्शन है, लाइकेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। और लाइकेन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइकेन जो हुआ करते हैं एयर पोल्यूशन के क्या माने जाते हैं? इंडिकेटर माने जाते हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कोई परीक्षा दीजिए उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा कि वायु जो प्रदूषण होता है उसका इंडिकेटर कौन होता है? तो वो लाइकेन होते हैं। लाइकेन आपके यहाँ चैप्टर है, लाइकेन बने किससे होते हैं? मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है? फंजाई और क्या हुआ करता है? एल्गी। कहने का मतलब ये सिम्बायोटिक लाइफ है। और अगली चीज माइकोराइजा। ये माइको मतलब क्या हो गया? फंजाई, और राइजा मतलब होता है हायर प्लांट की रूट्स। मतलब जो हायर प्लांट होते हैं उनकी रूट में अगर फंजाई पाया गया और फंजाई उसके लिए कुछ कर रहा है और वो हायर प्लांट उसके लिए कुछ कर रहा है तो ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कह दिया करते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। और माइकोराइजा जो हुआ करता है ये दो प्रकार का होता है। अगर फंजाई हायर प्लांट के शरीर के अंदर जाके रह रहा है तो उसको एंडो माइकोराइजा कहेंगे, और अगर जो फंजाई है उसके कहां रहा है? शरीर के बाहर, तो उसको कहेंगे एक्टो, जान लीजिएगा। तो इसलिए माइकोराइजा दो हैं, एक है एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा, और एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा में कौन सा एग्जाम्पल है आपके सामने? पाइनस। क्या हुआ करता है? पाइनस। पाइनस सब लोग जानते हो जिम्नोस्पर्म होता है, उसी के रूट पर क्या हुआ करता है? ये फंजाई रहते हैं। और करते फिर क्या है? पाइनस जो होता है जानते हो सब लोग, जो आपके हिली एरिया में उगता है तो वहां नीचे मिट्टी कम होती है
तो इसीलिए क्या करते हैं, ये फंजाई जब उग जाएंगे तो उग करके जो आसपास की मिट्टी रहती है, डिके मटेरियल होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको तो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है ह्यूमस के रूप में, उसको लाभ मिल जाता है और पौधा उसको अपने बॉडी में रहने के लिए स्पेस दे देता है। तो इस रिलेशनशिप को माइकोराइजा कहते हैं। और ये कैसा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। और अगला है एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा, और ये कौन सा होता है, ऑर्किड। कौन सा हुआ करता है, ऑर्किड। ऑर्किड भी ध्यान दीजिएगा। अब अगला ये ध्यान दीजिए, प्रेडेसियस। क्या लिखा गया है, प्रेडेसियस। प्रेडेसियस का मतलब होता है कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो क्या किया करते हैं जानते हो, शिकार किया करते हैं। क्या किया करते हैं, या कह सकते हो कि जंतुओं का भक्षण करते हैं। प्रेडेसियस मतलब होता है, प्रे माने शिकार होता है, और कुछ जैसे एंजिलिड्स का, निमेटोड्स का, इन सब के ऊपर। तो इसमें कौन सा होता है, डक्टाइला, और कौन सा होता है, जूफैगस। ये दो फंजाई हैं, डक्टाइला और जूफैगस। ये आपके क्या हुआ करते हैं, आपके प्रेडेसियस फंजाई हुआ करते हैं। और अगला होता है पैरासाइट। पैरासाइट में भी आप जानते हो जो दूसरे जुधारी के शरीर पे रहे और उसको होस्ट कहते हैं, वहां से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करे। इसमें होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। इसको आप लोग कहा किया करते हो अविकल्पी, और इसको क्या कहते हो, विकल्पी। मतलब जो ऑब्लिगेट होता है ये आपका क्या हुआ करता है, इसके पास कोई जान लीजिएगा विकल्प नहीं होता है, ये पैरासाइट होता है, और अगर होस्ट नहीं रहेगा तो उसकी उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। लेकिन ये जो फैकल्टेटिव है, इसके नाम सुनो फालतू। पहले तो पैरासाइट है ये, लेकिन बाद में अगर पैरासाइट चला गया तो ये तुरंत सैप्रोफाइट हो जाएगा और सैप्रोफाइट की तरह लाइफ करने लगता है। तो पैरासाइट भी दो प्रकार के, एक ऑब्लिगेट, टोटली पैरासाइट है ये, अगर वो मर गया तो फिर नहीं जिएगा ये। लेकिन ये जो फैकल्टेटिव होता है ना, ये पहले तो पैरासाइट रहेगा, अब मान लीजिए होस्ट गया, चला गया, तो अपना चुपचाप चला जाएगा, सैप्रोफाइट हो जाता है। तो इसके पास फालतू में, इस शब्द से इसको याद रखिएगा, इसमें पैक्सीनिया और एल्बिगो वगैरह आते हैं, जान लीजिएगा, ये सब फैकल्टेटिव होते हैं। तो अगली चीज अब आप ध्यान दीजिए, और ये पैरासाइट होते हैं और ये एंडो भी होते हैं। अब आइए यहां से बात करते हैं, इस तरफ चलिए। अभी पूरा लेक्चर समाप्त नहीं हुआ, अभी लिखना भी है, नोट्स भी आपको। अब मैंने बता दिया कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो माइन्यूट, एकदम छोटे छोटे पतले तंतु धागे जैसी होती है। तो जब सिंगल रहता है तो उसी को क्या कहते हैं, हाइफा। क्या कहते हैं उसको, हाइफा। जैसे ये सिंगल ऐसे आपको देखने को मिल गया, इसको हाइफा कहोगे। और जब यही क्या हुआ करता है, एक या दो ऐसे आपस में मिल जाए ऐसे, तो इसी को क्या कह देते हैं, हाइफी। क्या कहते हैं इसको, हाइफी। ये कवक आपका, ये तरीके से कह सकते हो कवक तंतु, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कवक तंतु। अब ऐसे ये दो तीन ऐसे आपस में मिल गए तो इसको क्या कह देते हैं, हाइफी। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। मतलब अगर एक इसमें क्या होता है, पतले से ऐसे रेसे रहते हैं तो उसको हाइफा कहते हैं, और जब वही मिल जाते हैं दो तीन तो उसको क्या कहते हैं, हाइफी। और जब यही कई हाइफी क्या हो जाते हैं, आपस में मिल करके ऐसे नेटवर्क जब बना लेते हैं तो उसी को क्या कहने लगते हैं, माइसीलियम। क्या कहते हैं इसको, माइसीलियम। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। हाइफी का जो नेटवर्क होता है पूरा एकदम गुच्छा, जैसे अभी एक बाल निकाल दीजिए वो आपका क्या है, हाइफा है। अब दो तीन टूट गया तो आपका वो हाइफी हो गया। और जब पूरा का पूरा इकट्ठा गुच्छा इकट्ठा जाके इकट्ठा कर लीजिए तो वो क्या हो गया, माइसीलियम हो गया। बस ऐसे समझिए, इससे इनकी प्लांट बॉडी होती है। और उस हाइफी में भी ध्यान दो, ये कैसे होते हैं, दो प्रकार का। एक एसेप्टेट हाइफी होता है। एसेप्टेट, जैसे अब देखो ये हाइफी का डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखो बीच बीच में सेप्टा नहीं है, मतलब पट्ट नहीं है, इसको पट विहीन कहते हैं, इसको पटयुक्त कहते हैं। इंग्लिश है एसेप्टेट। तो इसमें क्या होता है, बीच बीच में से आपको पट सेप्टम नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो होता है एसेप्टेट जो होता है, किस क्लास में पाया जाता है, फाइकोमाइसिटीज में। किसमें पाया जाता है, फाइकोमाइसिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी जब करेक्टर बताएंगे तब भी बताएंगे, लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिए। फाइकोमाइसिटीज के जितने भी सदस्य हैं सब में क्या हुआ करता है, जो हाइफी होता है वो कैसा होता है, एसेप्टेट। और जब इस हाइफी का स्ट्रक्चर देखा जाता है तो ये हाइफी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूकैरियोटिक। कैसा होता है, यूकैरियोटिक। मतलब इसके अंतर्गत सब चीजें पाई जाती हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जानी चाहिए, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्गी काय को तो डिक्टियोसोम कहोगे ही। तो ये सारी चीजें इसमें क्या हुआ करती हैं, लेकिन एक चीज नहीं पाया जाता, वही क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है आपका, एब्सेंट हुआ करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये यूकैरियोटिक होते हैं। अब आगे दूसरा क्या होता है, सेप्टेट। सेप्टेट में क्या हुआ करता है, देखिए बीच बीच में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेप्टा।
और अगर सेप्टेट में एक न्यूक्लियस है तो उसको सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? यूनिन्यूक्लिएट। कल मैंने आपको बताया था अगर सेप्टा नहीं रहता है तो कई न्यूक्लियस जब एक साथ रहते हैं तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखी गई, ध्यान दीजिएगा। ए सेप्टेट है और कैसा है ये? सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड सिनोसाइटिक कंडीशन। जब कहीं पे केंद्रक की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उसी को सिनोसाइटिक कहते हैं। और सेप्टेट में भी दो हो गए, एक यूनिन्यूक्लिएट है और एक सिनोसाइटिक कंडीशन है। अब देखो इसमें एक सेप्टा में केवल एक न्यूक्लियस है तो ये सेप्टेट है और यूनिन्यूक्लिएट है। और फिर आप देखिए सेप्टा तो है लेकिन एक सेप्टा में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गए हैं तो ये सेप्टेट भी है और सिनोसाइटिक भी है। और जितने भी ये सेप्टेट वाले होते हैं, फाइकोमाइसिटीज को छोड़ो, उसमें आपका एस्कोमाइसिटीज आ जाएगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज आ जाएगा और बेसिडियोमाइसिटीज। जितने भी इसके आपके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उन सबका जो हाइफा होता है वो कैसा होता है? सेप्टेट होता है। कैसा होता है? सेप्टेट। और इधर फिर आ जाइए, ध्यान दीजिए, जो ये सेप्टेट हाइफी होता है ये दो प्रकार का होता है। इधर देखिए, और इसमें सिंपल सेप्टा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। जब सिंपल सेप्टा रहेगा तो यही जो सेप्टा देख रहे हो ना, यही ऐसे आकर के ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाता है तो इसको हम लोग सिंपल सेप्टा कहते हैं। जैसे आपने बनाया यहाँ पे है, अब यही थोड़ा सा ऐसे बाहर आकर के ऐसे मुड़ गया तो इसको सिंपल सेप्टा कहते हैं। और जो सिंपल सेप्टा होता है ये बिसिडियो स्पोर में पाया जाता है और किसमें पाया जाता है? ड्यूट्रो आपका जो माइसिटीज होता है, बेसिडियोमाइसिटीज और किसमें? ड्यूट्रोमाइसिटीज में ये सिंपल सेप्टा पाया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए। और ये यूनिन्यूक्लिएट भी होता है और कैसा होता है? बाइन्यूक्लिएटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और एक स्पेशल टाइप का होता है जब यही सेप्टा ऐसे आगे घूम करके ऐसे एक ऐसे देखिए ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है तो इस सेप्टम को हम लोग कहते हैं ये है डोलीपोर सेप्टा। क्या कहते हैं इसको? डोलीपोर सेप्टा। और डोलीपोर सेप्टा किसमें पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। किसमें पाया जाता है? बेसिडियो, जिसमें आपका एस्केरिस है, सॉरी एगारिकस है। क्या है आपका? एगारिकस, जिसको मशरूम कहते हो, वो सब बेसिडियोस्पोर के हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज जिसको कहते हो तो इसमें डोलीपोर सेप्टा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डोलीपोर सेप्टा किसकी प्रॉपर्टी है? बेसिडियोमाइसिटीज की। किसकी है? बेसिडियो। आपसे पूछा जा सकता है ए सेप्टेट किसमें पाया जाता है? फाइकोमाइसिटीज में। किसमें? फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। तो इतनी पूरी चीजें समझने के बाद अब आ जाइए और आगे ध्यान दीजिए। इनमें सेलवाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेलवाल। सब लोग जानते हो प्लांट है तो सेलवाल होती ही। और सेलवाल जो होती है किससे बनी रहेगी? काइटिन से। किससे बनी होगी? काइटिन। और काइटिन जो हुआ करता है ये इसको एक नाम से और जाना जाता है फंगल सेलुलोज। फंगल माने होता है एल्गी सेलुलोज, मतलब सेलुलोज, क्योंकि जो सेलवाल होती है ऑलरेडी किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, जो सेलुलोज से बनी होना होकर के किससे बनी होती है? काइटिन से। तो इसी काइटिन को किसके नाम से जाना जाता है? फंगल सेलुलोज। और ये जो काइटिन होता है ये ये जो आपका लिखा गया है नाग, क्या लिखा गया है? ये नाग, इसको बोलते हैं एन एसिटिल ग्लूकामाइड। उसी एन एसिटिल ग्लूकामाइड का क्या हुआ करता है? ये एक तरीके से पॉलीमर होता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि काइटिन जो होता है किससे बनता है? तो वो किससे बना हुआ है? नॉर्मल एसिटिल ग्लूटामाइड, इससे मिलके बना होता है। और अगली चीज, फंजाई जो होते हैं, फंजाई का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या हुआ करता है? ग्लाइकोजन। क्या हुआ करता है? ग्लाइकोजन। अभी जब आप एल्गी पढ़ोगे तो एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। ये चीज आप लोग हायर में आप लोग जानते हो तो कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सब कुछ रहता है ना उसमें, प्रोटीन वगैरह। तो इसमें जो होता है ग्लाइकोजन होता है। और अगली चीज क्या हुआ करती है? ऑयल ड्रॉप्स। क्या हुआ करती है? ऑयल ड्रॉप्स जो हुआ करती है वो भी फूड मटेरियल, तेल की बूंदें और ग्लाइकोजन, यही जो हुआ करता है इनका रिजर्व फूड मटेरियल हुआ करता है। इतनी चीजें समझने के बाद आपको मैंने बता दिया। अब आ जाइए थोड़ा फंजाई का रिप्रोडक्शन देख लीजिए। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली 3 प्रकार से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 विधियों से होता है। अभी इसको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी इसको मैं एक तरह से अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, तो उसको एकदम डिटेल समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां जानते रहिए क्या हुआ करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन, विखंडन विधि, तुरंत हाइफा टूट जाएगा, टूट करके नए जुधारी का, नए प्लांट का निर्माण कर देगा। अगला होता है बडिंग, सब लोग जानते हो, मुकुलन, बाहर ऐसे आउटग्रोथ हो जाती है और ईस्ट में होता है वो। फिर ओइडिया फॉर्मेशन, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है, ये राइजोपस में देखने को मिलता है। और अगला क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर से भी क्या हुआ करता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
और अगला होता है आपका ये स्क्लेरोटिया, ये भी क्या हुआ करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, स्क्लेरोटिया, इतने प्रकार का। और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां होती हैं, आपका जूस्पोर, क्या होता है ये जूस्पोर, किसके अंतर्गत आता जानते हो, स्परेंजियोस्पोर एक विधि होती है, उसी के अंतर्गत आता है जूस्पोर। फिर अगला एप्लानोस्पोर, ये मोटाइल होता है, ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल। फिर अगला आपका ये जो हुआ करता है हिप्नोस्पोर, क्या हुआ करता है, हिप्नोस्पोर, जान लीजिएगा। फिर आपका क्या हुआ करता है, कोनिडिया, पेंसिलिनियम में कोनिडिया द्वारा होता है। फिर अगला होता है पिक्नोस्पोर, ये सब पक्सिनिया के में पाए जाते हैं। एसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, टेलिडोस्पोर, ये सब पक्सिनिया में 5 स्पोर बनते हैं, जान लीजिएगा। तो वो सब आपके जब भी कहीं स्पोर की बात आ जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वही आपकी क्या हो जाया करती है, वो आपका एक स्पोर बना लेगी, इसी स्पोर से क्या होता है, जर्मिनेट होकर के नई चीज बन जाती है। तो इतना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी विधि होता है, प्लाज्मोगैमेटिक कपुलेशन। फिर अगला हुआ करता है गैमेटिक, आपका ये कह सकते हो गैमेटिक कपुलेशन। और फिर होता है स्पर्मेटिजाइडेशन, या इसको बोल सकते हो स्पर्मेटिजेशन का होता है। और फिर होता है सोमैटोगैमी हुआ करता है। तो इस तरीके से आपका ये प्लाज्मोगैमी, गैमेटिक कपुलेशन, फिर स्पर्मेटिजेशन, फिर सोमैटोगैमी, ये सब जितनी भी विधियां होती हैं। और एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, फंजाई में जैसे जैसे हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे उनमें रिप्रोडक्शन की पावर घटती जाती है। आपने पढ़ा फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, आप फिर बेसिडियोमाइसिटीज, फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। और बहुत एक फेवरेट क्वेश्चन है, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होते हैं वो उनको फंजाई ऑफ इम्परफेक्टाई कहते हैं, क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जितने आप हायर में जाएंगे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी जो पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन अभी से ही बता दे रहा हूं कि फंजाई की बहुत बड़ी चीज है। जितना आप हायर में जाइएगा उतने इनमें, जैसे आप लोग एनिमल पढ़ते हो तो आप जब लोअर से हायर की तरफ जाते हो, प्रोटोजोआ से लेकर के कार्डेटा तक, तो आप देखते हो डेवलपमेंट होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे जैसे आप लोअर से किसकी तरफ जाओगे, हायर की तरफ, तो इनमें रिप्रोडक्शन की पावर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इतनी चीजें आपको टोटली हमने क्या कर दिया, पूरी चीजें यहां पे बता दिया। एक तरीके से अगर आप देखें तो इस लेक्चर में बहुत कुछ चीजें आपको बताई गई हैं। आपको पहले डिस्कवरी बताई गई, फिर आपको जनरल कैरेक्टर बताया गया, रिप्रोडक्शन बताया गया, फिर इनका हैबिट बताया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ करता है। अब नेक्स्ट कल आपको इसके आगे क्या किया जाएगा बताया जाएगा। अब आप लोग लिख लीजिए बस इसको जल्दी से।